नमस्कार सभी को। यूजीसी नेट शारीरिक शिक्षा टेस्ट सीरीज जो हमने वर्तमान में चला रखी है, उसका पेपर नंबर 5 हम लोग पूर्व में ही अपलोड कर चुके हैं। पेपर 5 की आंसर की को हम लोग आज आप लोगों के बीच में वीडियो लेक्चर के माध्यम से लेकर आए हैं। साथ ही नेट जैसे कठिन एग्जाम की आंसर कीज को किस तरह से समायोजित किया जाए, प्रश्न पत्र को किस तरह से सॉल्व किया जाए, उसके ऊपर हम थोड़ा सा की पॉइंट्स के ऊपर आज चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज चूंकि नेट का एग्जाम जो है ऑनलाइन होने लग गया है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक विद्यार्थी का कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर फोकस कितना स्वयं का रह पाता है, यह डिटरमाइन करता है कि वो पेपर को कितना इजीली सॉल्व कर पाएगा। बहुत से विद्यार्थी कंप्यूटर स्क्रीन का प्रयोग जो है ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं, जो उनकी एक सर्वोत्कृष्ट तैयारी के अंदर बाधा पैदा करता है। तो पहली बात, हमें मॉक टेस्ट्स को अपने कंप्यूटर्स के ऊपर पहले सॉल्व करना आना चाहिए। माउस का प्रयोग करना बहुत अच्छे तरीके से हमें आना चाहिए। इसके बाद हम लोग जब पेपर को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे, तो देखिए, प्रत्येक पेपर का एक पैटर्न होता है। सभी के पास क्वेश्चंस जो है वो रैंडमली आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहला प्रश्न आते ही उसे सॉल्व करना शुरू कर देना है। आपकी शुरुआत वहां से होनी चाहिए जो प्रश्न आपको पहले आए। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को रेज अप करते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल एक बार जब रेज अप हो जाता है तो पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, जो हमारे होम्योस्टेसिस का इक्विलिब्रियम, जिसे संतुलन कहते हैं, वो बनाए रखती है। होम्योस्टेसिस जब अपनी जगह पर, अपने एक इक्विलिब्रियम लेवल पर होता है, सामान्य स्तर पर होता है, तो हमारी पॉजिटिव सोचने की क्षमता 10 गुना बढ़ जाती है। इसलिए उस वक्त निष्कर्ष जो भी दिमाग से निकल कर आता है, अल्टीमेटली समस्त प्रश्नों का उत्तर दिमाग ही सॉल्व करता है। तो जब पॉजिटिविटी लेवल अप होता है तो 100% चांसेस उस प्रश्न के करेक्ट होने की होती है। इस तरह से सबसे पहले हमें जिन प्रश्नों का उत्तर हमें आना है, उन्हें अचीव करते हुए चलना है। अब इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रश्न को पढ़ने के साथ साथ उसके ऑप्शंस के ऊपर डीपली डिस्कशन करना है। आपको फौरी तौर पर केवल सही ऑप्शन को ही नहीं आंकना, यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। कई बार हम सही ऑप्शन को फर्स्ट टाइम जो क्लिक किया, पॉजिटिविटी वही क्रिएट हो गई कि यही सही होगा और हमें टिक कर देते हैं। लेकिन एक यथार्थता नाम की चीज होती है। दो वस्तुओं का जब आकलन किया जाए, ये भी सही है, ये भी सही है, ज्यादा सही कौन है, उसे यथार्थता कहते हैं। उसके लिए आपको प्रत्येक ऑप्शन का गंभीरता पूर्वक मनन अध्ययन करना है। प्रथम प्रश्न, वर्तमान काल में अधिकतम कोचों के अनुसार स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैसी प्रक्रिया है? तो स्पष्ट है कि यह कौन सी यूनिट से आया है? खेल प्रशिक्षण की यूनिट से आया है। यूनिट क्लियर हो गई। अब इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है। ये दो चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है। वर्तमान काल, एट द टाइम, ये आज की बात कर रहा है। अधिकतम कोचों, ये वीव्स पूछ रहा है। तो अधिकतम कोचों के अनुसार मतलब उनके वीव्स क्या है, उनके अनुसार क्या होगा। तो देखिए, इसमें यथार्थता के चांसेस कम होते हैं। इन्हें डाटा कलेक्शन प्रश्न कहा जाता है। अधिकतम कोचों के अनुसार मतलब आपको 1, 2, 5, 10, 50 कोचों की राय को एकत्र करना है। 50 कोचों की राय कभी भी एक जैसी नहीं आएगी। उनमें से अधिकतम कोचों की राय को आपको सर्वाधिक यथार्थ मानना है। लेकिन सर्वाधिक यथार्थ आप तब मानेंगे जब उसके अंदर आप लोग विज्ञान या विज्ञान से जुड़े हुए प्रकर्मों का भी आकलन कर लें, क्योंकि वर्तमान में खेल प्रशिक्षण पूर्णतः एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये खेल प्रशिक्षण का एक सिद्धांत है, प्लस उसके अंदर शिक्षण प्रक्रिया भी सम्मिलित होती है। स्पष्ट तौर पर लिखा जाता है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज ए पेडागोगिकल सब्जेक्ट, मतलब शिक्षण का विषय है। तो इन चीजों के ऊपर हम निष्कर्ष निकालते हैं।
और इसी को देखते हुए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इनके सारे ऑप्शंस को बहुत जल्दी जल्दी से देखना है पेपर के अंदर। तो देखिए, ये कह रहा है कि वर्तमान काल में अधिकतम कोचों के अनुसार स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैसी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए फिजियोलॉजिकल, बिल्कुल सही है। अगर ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, मसल्स में लैक्टिक एसिड कैसे जमता है, एक्शन पोटेंशियल क्रिया कैसे होती है, हार्ट बीटिंग क्या होती है, एचआर क्या होती है, और फेफड़ों की वायु संवर्धन क्षमता कितनी होती है, तो फिजियोलॉजिकल बिल्कुल सही है। बिना फिजियोलॉजी के स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुरू नहीं हो सकती और न ही खत्म हो सकती है। ऑप्शन 3 पर आइए, सोशियो साइकोलॉजिकल। सोशियो का मतलब समाज, साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान, बिल्कुल सही है। सोशियो साइकोलॉजिकल एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया जो मनुष्य की मन प्रक्रिया के ऊपर निर्भर करती है, तो यह भी सही है। फिजियोलॉजिकल भी सही है, सोशियो साइकोलॉजिकल भी सही है। सोशियो साइकोलॉजिकल ऐसा समाज का विज्ञान जिसके अंदर हम अपने मन के अनुसार डील करते हैं और जिसके अनुसार हम अपना खेल चुनते हैं। एंगर वाला खिलाड़ी बॉक्सिंग चुनेगा, सहभागिता वाला खिलाड़ी फुटबॉल चुनेगा, कॉम्पीट करने वाला खिलाड़ी एथलेटिक्स को चुनेगा। तो ऑप्शन 3 भी सही है। सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल सही है। ईच एंड एवरी डे हम एक नई चीज सीख कर जाते हैं और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग तो अपने आप में फिजिकल एजुकेशन का वह एस्पेक्ट है जहां फिजिकल एजुकेशन क्या है, शिक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षा का माध्यम स्वयं का शरीर हो। तो एवरीडे हमारी बॉडी हमें एक नया अध्याय सिखाती है। तो देखिए 4 में से 3 ऑप्शन अभी तक सही आ गए। इस तरह के प्रश्न बड़ा कंफ्यूज करते हैं। अब इसकी सबसे सटीक आंसर के ऊपर आइए, मनोशारीरिक। तो देखिए मनोशारीरिक शब्द को समझिए, मन और शारीरिक। मन और शारीरिक मतलब मन का मतलब सोल, माइंड, या मैं कहूँ विज्ञान की भाषा के अंदर हमारा ब्रेन सिस्टम, या मैं कहूँ आपका एक तरह से साइकोलॉजी का पार्ट। शारीरिक, तो देखिए मन के अंदर कौन सा ऑप्शन आ गया, 3। शारीरिक कैसे होता है, ऑप्शन 1 के ऊपर आइए, फिजियोलॉजिकल उसी के अंदर तो जाता है। तो देखिए उत्तर 2 ने, बै ने अपने अंदर 2 उत्तर समेट लिए। ऑप्शन बी ने अपने अंदर 2 उत्तर समेटे। पहला फिजियोलॉजी को ले लिया उसने शारीरिक क्रिया के बतौर, दूसरा उसने सोशियो साइकोलॉजिकल को ले लिया एक मानसिक क्रिया के बतौर, और सीखने की प्रक्रिया मनोशारीरिक को न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी कहा जाता है। मन और शरीर की एकता। मन को कौन चलाता है, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, न्यूरॉन्स, न्यूरो, और शरीर को कौन चलाता है, मसल्स, मस्कुलर, दोनों मिलती है न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो ऑप्शन 3 भी इसी के अंदर आ गया। तो देखिए ऑप्शन बी ने अपने अंदर तीनों को समाहित कर लिया, फिजियोलॉजिकल, सोशियो साइकोलॉजिकल और सीखने की प्रक्रिया। चारों आंसर सही है, लेकिन सबसे सटीक कौन सा है, ऑप्शन बी। फुटबॉल में इनर इनस्टेप किक करने पर बॉल का मूवमेंट क्रिकेट की किस गतिविधि से मिलता है। लंबा प्रश्न हो गया, 3 हिस्से हो गए। फुटबॉल में पहला गेम इनर इनस्टेप किक, ये किन्सियोलॉजी की एक्टिविटी आ गई। करने पर बॉल एक ऑब्जेक्ट आ गया है। अब वो बॉल क्रिकेट में भी होती है और वो फुटबॉल में भी होती है, तो यहाँ न्यूटन्स के सेकंड लॉ को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास और एक्सेलरेशन, जितना मास होगा और जितनी गति देनी है उतना फोर्स लगाना पड़ता है। तो देखिए 3 चीजें आ गई, फुटबॉल, इनर स्टेप किक और बॉल का मूवमेंट ये फिर से किन्सियोलॉजी का से आया, क्रिकेट की किस गतिविधि से मिलता है। तो देखिए 2 चीजें आ गई है, फुटबॉल की किक को इसने क्रिकेट की किस गतिविधि से कहा है। तो देखिए नीचे देखिए सारी गतिविधियां ऑप्शंस के अंदर देखिए, इन स्विंगर, यॉर्कर, लेग कटर और आउट स्विंगर, ये सारी क्रिकेट की बॉलिंग एक्शंस या बॉल्स हैं। जबकि इसने इक्वलाइज किससे कराया है, इसने इक्वलाइज कराया है फुटबॉल के लोअर पोर्शन से, क्योंकि फुटबॉल में किक किससे करते हैं, टांगों से, जबकि हाथ बॉल किससे फेंकते हैं क्रिकेट में, हाथों से। तो दोनों चीजें, लोअर एक्सट्रीमिटी और अपर एक्सट्रीमिटी, पांव और हाथ, ये दोनों बिल्कुल एंटायर डिफरेंट हो गए। तो इसका अब हम लोग सामंजस्य किस तरह करें।
आइए मेन फोकस पे। देखिए मेन फोकस क्या है, मेन फोकस इसमें पढ़िए बॉल का मूवमेंट। इसका मतलब ये गति के विज्ञान के ऊपर बात कर रहा है, किन्सियोलॉजी के प्रिंसिपल्स के ऊपर बात कर रहा है। किन्सियोलॉजी के अंदर हम लोग जब बात करते हैं मूवमेंट, एक्शन, परसेप्शन, इसके साथ हम लोग बायोमैकेनिक्स भी किन्सियोलॉजी का ही पार्ट मानते हैं। डिस्टेंस, डिसलोकेशन, ये सब उसी के अंदर आता है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें। तो मेन फोकस किस पर है, बॉल का मूवमेंट। अब इसने दो क्रियाओं को एक साथ रख दिया, फुटबॉल की किक और क्रिकेट की बॉलिंग एक्शन। मूवमेंट क्या है, तो आइए सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि फुटबॉल में इनर इनस्टेप किक क्या होती है। तो देखिए ये मेरा पंजा है, ये मेरा पैर है फुटबॉल में, और ये मेरी फुटबॉल के पैर जिसको मारते हैं उसका अगला हिस्सा जिसे टो कहा जाता है। अब इस टो के ऊपर देखिए जो मिडिल पोर्शन होता है इसे इन स्टेप कहा जाता है, ठीक है, इन स्टेप। अब यही बाहर की तरफ घूम जाए तो इसे आउट स्टेप कहा जाता है। अब इसी के अंदर बिल्कुल आगे लेकिन लेफ्ट हैंड पे, कौन से हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ, अगर मैं अभी मैं सावधान खड़ा हूं और मेरे बाएं हाथ की तरफ, ये मेरा पंजा है, बाएं हाथ की तरफ जहां मेरा अंगूठा होता है, कौन से पैर का, दाएं पैर का, और अगर बायां पैर जाएगा तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। हमें बात करनी है अंगूठे की, जहां हमारा अंगूठा है, किसका, पैर का। तो अभी मैं खड़ा हूं, मैं दाएं पैर से किक मार रहा हूं, तो दाएं पैर में मेरा अंगूठा है, तो अब ये किस साइड आया मेरा अंगूठा, इस हाथ में लेफ्ट साइड में आया। तो इनर इंस्टेप किक लेफ्ट साइड के हिस्से से लगती है। फुटबॉल के इंस्टेप और इनर पोर्शन को मिलाकर इंस्टेप किक करते हैं। और देखिए बॉल का बेसिक प्रिंसिपल होता है, बॉल के दाएं मारोगे बॉल बाएं जाएगी, बॉल के फिर से इसको समझिएगा, बॉल के बाहर मारोगे बॉल अंदर जाएगी, बॉल के अंदर मारोगे बॉल बाहर जाएगी, बॉल के नीचे मारोगे बॉल ऊपर जाएगी, बॉल के ऊपर मारोगे बॉल नीचे जाएगी। इसे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बॉल्स कहा जाता है। बॉल के जिस तरफ मारते हैं वो उसके विपरीत दिशा में गति करती है। नीचे मारा ऊपर, ऊपर मारा नीचे आई, दाएं मारा बाएं गई, बाएं मारा दाएं गई। तो देखिए अब इसमें मैंने कौन सा हिस्सा बताया, बायां हिस्सा। तो अब हम लोग बाएं हिस्से को फुटबॉल के कौन से साइड मार रहे हैं, दाएं साइड। तो बॉल किस तरफ घूमेगी, बाईं साइड, बाईं साइड घूम रही है। इसका मतलब बॉल कहाँ जा रही है, बॉल लेफ्ट साइड स्विंग कर रही है। अब आप फोकस कीजिए, ये फुटबॉल की इनर स्टेप किक हो गई है। अब मैंने क्रिकेट में बॉल करी, अब हमें मूवमेंट कौन सा, फुटबॉल किस तरफ मूव करी, इस तरफ, ठीक है। अब आप भी यही परसेप्शन, यही अपने मन के अंदर सोचिए कि क्रिकेट में भी बॉल विकेट से कहाँ निकल रही है, बाहर की तरफ। विकेट कहाँ है, मेरे सामने, मैंने बॉल डाली, बॉल कहाँ निकली, बाहर। फुटबॉल कहाँ निकली, बाहर। ऐसे के ऐसे अगर मैंने क्रिकेट की बॉल डाली, क्रिकेट की बॉल कहाँ निकली, बाहर। अब जब आपने ये मूवमेंट समझ लिया तो प्रश्न का उत्तर समझ है। इन स्विंगर अंदर जाती है, यॉर्कर बिल्कुल स्ट्रेट इन द बॉटम्स ऑफ विकेट जाती है, लेग कटर कट कर लेग स्टंप की तरफ जाती है, और आउट स्विंगर, जो आउट स्विंगर मैं बात कर रहा हूँ जिस बॉल की हमने पटकी और कट कर कहाँ गई, हमने पटकी बॉल को और कट कर कहाँ गई, बाहर की तरफ। तो फुटबॉल भी कहाँ जा रही थी, बाहर की तरफ, और आउट स्विंगर बॉल भी कट कर कहाँ गई, बाहर की तरफ। तो फुटबॉल में इनर स्टेप किक ऑप्शन द क्रिकेट की आउट स्विंगर गतिविधि से मिलता है। बायोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन से यह प्रश्न उठाया गया है। बस बहुत साधारण सा प्रश्न है, एक ही चीज को ये कवर अप कर रहा है, जैविक आधार। जैविक आधार को अंग्रेजी में कहते हैं बायोलॉजिकल फाउंडेशन। समझिए इस चीज को, किस प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब होता है ऐसा काम जिसको उद्देश्य पूर्वक किया जाए, जिसको करने का कोई एम हो, जिसको करने में कोई कारण हो, उसे प्रयोजन कहा जाता है। किस प्रयोजन का जैविक आधार न के बराबर है, तो आधा प्रश्न तो यही सॉल्व हो गया। किस प्रयोजन का जैविक आधार न के बराबर है, जैविक आधार जीवन से संबंधित आधार, और ऐसा काम जो प्रयोजन समेत, जो कारण समेत किया जाए। प्रश्न क्या कह रहा है, ये उसके बारे में नहीं पूछ रहा, नहीं के बारे में पूछ रहा है। किस प्रयोजन का जैविक आधार न के बराबर है, नहीं है, जिसका उद्देश्य नहीं है, जिसका प्रयोजन नहीं है, जिसको करने में कोई कारण नहीं है। तो देखिए आइए, कामुकता, बिल्कुल कामुकता सेक्स को कहा जाता है, जिसे हम एक बायोलॉजिकल नीड कहते हैं। मानव की ये सेकेंडरी नीड के अंदर आती है, सेकेंडरी आवश्यकताओं, द्वितीयक आवश्यकताओं के अंदर आती है।
जिसे हम लोग सेक्स कहते हैं और हिंदी भाषा में हमने कामुकता कह दिया। और इसे जब मनुष्य बायोलॉजिकली एक शरीर से दूसरे शरीर का संपर्क करता है, संसर्ग करता है, तो महिला और पुरुष दोनों को बराबर संतुष्टि मिलती है। तो कामुकता इसका मतलब एक बायोलॉजिकल नीड है और जैविक, जो कि जैविक है, तो ये है। तो यह उत्तर नहीं है। भूख, खाना खाना एसेंशियल है, नहीं तो पेट में आते मरोड़े मारने लग जाती है, मसल्स में वीकनेस आने लग जाती है, सीधा सीधा शरीर का जैविक सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। इसका मतलब ये भी उत्तर है। उपलब्धि और संतुष्टि, पहले आइए संतुष्टि पर, ऑप्शन 1 पर आइए। ऐसा क्या है कि जब आपने कामुकता की पूर्ति करी, मैन एंड वुमेन ने सेक्सुअलॉजिकल काम किया, सेक्स किया, तो उनको क्या मिला? दे गॉट ए सेटिस्फैक्शन, उन लोगों को संतुष्टि मिली। किस चीज की? अपने फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स की, अपनी बायोलॉजिकल सिस्टम्स की, अपनी दैहिक आवश्यकताओं की। तो यह उन्होंने संतुष्टि पाई। कल्पना कीजिए, आप लोग मिठाई की दुकान पर खड़े हैं, आपके पास खाने के पैसे नहीं है, आपने मिठाई देखा, मुंह के अंदर अपने आप सलाइवा आ जाएगी, लार आ जाएगी, आप इस लार को अंदर गटकेंगे, आपने थोड़ा सा पानी पिया और आपको एक संतुष्टि मिल गई, जिसे आत्मिक संतुष्टि कहा। और आपकी जो अभी पेट के अंदर से कुलबुलाहट हो रही थी, लार आ रही थी, वो आना खत्म हो गई। तो इसका मतलब संतुष्टि भी बायोलॉजिकल नीड है। उपलब्धि, अचीवमेंट, अब अचीवमेंट का कोई बायोलॉजिकल आधार नहीं है। अचीवमेंट का, मैंने नौकरी के अंदर प्रमोशन पाया, बायोलॉजिकल तो कोई फाउंडेशन है नहीं इसके अंदर। मैंने नई कार खरीदी, क्या मेरी दैहिक आवश्यकता पूरी हुई? मैंने आज का ये लेक्चर पूरा कर लिया, क्या मेरी कोई दैहिक आवश्यकता पूरी हुई? नहीं, लेकिन ये मेरी अचीवमेंट है। लेकिन कहीं भी मेरी जैविक आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है। इसलिए किस प्रयोजन का जैविक आधार न के बराबर है, मतलब जिसमें हमारे शरीर को फिजिकली बायोलॉजिकली संतुष्टि नहीं मिल रही, वो अचीवमेंट है। देखिए, सुमेलित करने वाले प्रतिपूरक प्रश्न, प्रतिसुमेल प्रश्न या मैच करने वाले प्रश्न, ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। कहने को एक प्रश्न है, लेकिन कितने हुए? 4 प्रश्न हैं ये, और 4 प्रश्न के 4 उत्तर भी हैं। अगर हमने किसी भी सही प्रश्न को किसी गलत उत्तर से मिला दिया, पूरा प्रश्न हमारा गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए इसमें बड़ी सावधानी रखनी होती है। अब इन्हें सीधा सीधा या तो हम लोग मगअप रट कर याद कर सकते हैं। अगर रटकर याद नहीं होता तो बार बार अगर हम लोगों ने इसको पढ़ा है तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो देखिए, सुमेलित करना है हमको ABCD को 1 2 3 4 से। तो सबसे पहले अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। स्फिग्मोमैनोमीटर किसे कहते हैं? मैनोमीटर होता है दाब मापी यंत्र, और इसके आगे क्या लगा दिया? स्फिग्मो। इसका मतलब स्फिग्मोमैनोमीटर यह हो गया हमारा रक्त का दाब मापने वाला यंत्र हो गया। तो इसका रक्त का दाब मापने वाला यंत्र हो गया। तो देखिए, रक्त दाब कहाँ मापा जा रहा है? संधि विस्तार नहीं, बायां निलय नहीं, रक्तचाप को रक्त दाब भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया? इसके अंदर रक्त दाब का मापन किया। तो स्फिग्मोमैनोमीटर का मिलान हुआ रक्तचाप से। गोनियोमीटर, गोनियोमीटर सीधा सीधा हमारे जॉइंट से रिलेटेड होता है, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को मापने के काम आता है। तो यह हो गया हमारा संधि विस्तार से रिलेटेड। नीचे के 2 बड़े इंपॉर्टेंट है, साइनो ऑरिकुलर नोड, और इसके साथ हो गया अयोर्टिक वाल्व। ये थोड़ा सा टिपिकल है, साइंस की भाषा में है, अंग्रेजी में डाले हुए हैं, इसे समझना आवश्यक है। साइनो ऑरिकुलर नोड, मैं इसका एक लेसन भी पहले ले चुका हूं। SA नोड, मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। दायां आलिंद अशुद्ध रक्त का संग्रहण करता है। उसी दाएं आलिंद के ऊपर एक साइनो ऑरिकुलर, शिला और आलिंद की नाल, मतलब एक नली होती है जिसकी गांठ लगी होती है। ये क्या काम करती है? ये दाएं अपने आलिंद के ऊपर स्व उत्तेजित ऊतकों का एक समूह होता है। स्व उत्तेजित, जो अपने आप उत्तेजना पैदा करे। अपने आप उत्तेजना कैसे? महसूस कीजिए, आप चीटिंग कर रहे हैं, एग्जाम में आपका इन्विजिलेटर आ गया, क्या होता है? अपने आप हार्ट की बीटिंग तेज हो जाती है। आप रसोई में अकेले काम कर रहे हैं, पीछे से किसी ने आके डराया, हाँ, आप डरे, अपने आप हार्ट की बीटिंग तेज हो जाती है। आपके लाइट चली गई घर में, छोटा बच्चा है, डर लगता है, अपने आप हार्ट की बीटिंग तेज हो जाती है।
ये कौन होते हैं? ये स्व उत्तेजित ऊतक होते हैं जो वातावरण के अनुसार अपने आप उत्तेजना पैदा कर देते हैं, इसलिए हार्ट की बीटिंग अपने आप ज़्यादा हो जाती है, अपने आप कम हो जाती है। अब इस हार्ट की बीटिंग को कंट्रोल कौन करता है? ये स्व उत्तेजित ऊतकों का समूह जिसका नाम होता है साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसे हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं। तो सीधी सी बात है, हृदय की दर कम नीचे करता है, तो साइनो ऑरिकुलर नोड का मतलब क्या हुआ? हार्ट बीट नियमन, मतलब हृदय की धड़कन नियमन या नियंत्रण करना। आवर्टिक वाल्व एक ही ऑप्शन बचा है नंबर 2, जिसे हमने बायां नीला कह दिया। देखिए आयोर्टिक वाल्व क्या होता है? आयोर्टा शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जिसे महाधमनी कहा जाता है। यह महाधमनी शरीर के संपूर्ण शरीर की समस्त धमनियों के अंदर रक्त का वितरण करती है। कैसे करती है? अभी हमने पढ़ा हृदय के 4 प्रकोष्ठ होते हैं, अभी दायां लिंग को पढ़ा। अब आइए बाएं निलय पे। बायां निलय ही शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और यह ही संपूर्ण शरीर के अंदर शुद्ध रक्त का संचार करता है। लेकिन बायां निलय किसके माध्यम से करता है? जैसे अगर हम लोगों को कूलर में पानी भरना है तो डायरेक्ट नल से तो नहीं भरेंगे, हम लोग क्या करेंगे? नल में एक नली का कनेक्शन डाल देंगे और वो नली क्या करेगी? कूलर में नल के माध्यम से पानी भर देगी। सेम ऐसे बाएं निलय से शुद्ध रक्त निकलता है और वह संपूर्ण शरीर में वितरित होता है। लेकिन वितरण का माध्यम कौन होता है? वितरण का माध्यम होता है महाधमनी। अब महाधमनी होता है तो बाएं निलय और महाधमनी के बीच में एक कपाट होता है, एक कपाट, एक वाल्व होता है जो खुलने और बंद होने की क्षमता रखता है, जिसे हम लोग आयोर्टिक वाल्व कहते हैं। तो आयोर्टिक वाल्व का संबंध किससे हो गया? बाएं निलय से। इस तरह से आप इन्हें मैच कर सकते हैं। एक पाठ्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जानी जाती है। पाठ्यक्रम नियोजन से यह प्रश्न बनता है, जिसे हम लोग करिकुलम डिजाइन कहते हैं। पाठ्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, सब्जेक्ट क्या है? पाठ्यक्रम। स्पेशलिटी पूछ रहा है कि स्पेशलिटी क्या होती है, तो समझिए। अब इसको मैं बहुत साधारण भाषा में, पहले ऑप्शन से पहले आप ये समझिए पाठ्यक्रम की विशेषता। हमारे यहाँ स्ट्रीम चलती है, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, एमपीएड, ठीक है, इस तरह से। इसका मतलब एक पाठ्यक्रम की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। कोई बच्चा आर्ट्स को पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा कॉमर्स को पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा साइंस को पढ़ना चाहता है, कोई फिजिकल एजुकेशन पढ़ना चाहता है। इसका मतलब उसकी एक स्पेशलिटी हो गई। वो स्पेशलिटी क्या हो गई? इन रिलेशन ऑफ, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई कला वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई साइंस लेकर वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई कॉमर्स लेकर सीए बनना चाहता है। अब ये बहुत सारे पाठ्यक्रम हो गए। तो देखिए ऑप्शंस के ऊपर आइए। सबसे पहला ऑप्शन समावेशिता। समावेशिता का मतलब होता है सरल और जटिल समस्त मूल्यों का उसके अंदर शामिल किया जाए। उसके अंदर सरल चीजें भी आ जाएं, उसके अंदर जटिल चीजें भी आ जाएं। तो ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 के ऊपर आइए, विविधता, बिल्कुल सही है। फिजिकल एजुकेशन के विषय की हम बात करते हैं। फिजिकल एजुकेशन के अंदर किन्सियोलॉजी भी है, बायोमैकेनिक्स भी है, फिजियोलॉजी भी है, एनाटॉमी भी है, साइकोलॉजी भी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी है, इतिहास भी है, टूर्नामेंट्स भी है, उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन है, मेथड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब पाठ्यक्रम के अंदर विविधता, वैरायटी होती है, इसे भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। निर्बाध, बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम, अगर आपका पाठ्यक्रम रुक गया, आज की डेट में क्या चल रहे हैं? सेमेस्टर सिस्टम, पहला पास किया दूसरा, दूसरा पास किया तीसरा, तीसरा पास किया चौथा। अगर आपने बिना बाधा के एक एक करके पास किया, सभी को पास करते चले गए, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। जहां आपने उस एग्जाम के अंदर, उस पाठ्यक्रम के अंदर फेल हुए, वहां आपकी डिग्री रोक दी जाती है। तो पाठ्यक्रम निर्बाध चलने वाला सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। 3 ऑप्शन अभी तक सही हो गए। अब आइए सबसे यथार्थ, सबसे सटीक के ऊपर, प्रासंगिकता। देखिए समावेशिता बिल्कुल सही है, समावेश होना चाहिए, विविधता होनी चाहिए, निर्बाध होना चाहिए। लेकिन मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं और आप मुझे भारत का भूगोल पढ़ा रहे हैं, क्या मैं पास हो जाऊंगा? आपने विविधता लाए, आप मुझे सभी राज्य पढ़ा रहे हैं, आपने मुझे निर्बाध रूप से 1 2 3 4 5 28 राज्य पढ़ा दिए, आपने उन राज्यों का समावेशन
कल्चर भी कर लिया, ज्योग्राफी भी कर लिया, हिस्ट्री भी कर लिया, सारी चीज़ें शामिल कर ली, लेकिन मैं तो विद्यार्थी विज्ञान का हूँ। मेरे लिए इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्या रिलेशन है? मुझे तो साइंस की डिग्री लेनी है। मैं विद्यार्थी बीपीएड का हूँ और आप मुझे टाइपिंग करना सिखा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, जब तक कोर्स आपके रिलेवेंट नहीं है, ऐसे कोर्स को बेकार माना जाता है। रिलेवेंसी, प्रासंगिकता, तो जिस पाठ्यक्रम के अंदर रिलेवेंसी हो, जिसके अंदर आपकी प्रासंगिक हो, जो आपके यूजफुल हो, जो आपसे रिलेटेड हो, तभी तो उसे पाठ्यक्रम सर्वोत्कृष्ट माना जाएगा। अदरवाइज बच्चा ट्यूशन पढ़ने आया गणित का, आप उसे पढ़ा रहे हैं हिंदी, तो क्या वो पास हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। चाहे कितनी विविधता दे दो, बिना रुके पढ़ा दो, समावेशन कर दो, लेकिन जब तक रिलेवेंस नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है, तब तक वो पाठ्यक्रम फेलियर है। तो इसका सही उत्तर प्रासंगिक